हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो आप सब। आई होप सो आप सब बच्चे घर पे सुरक्षित होंगे। तो बहुत दिनों के बाद हम मिल रहे हैं। तो हम लास्ट टाइम स्टडी कर चुके थे टॉर्क वाला टॉपिक। क्लियर? टॉर्क ऑन ए डाइपोल इन ए यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। सो टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन। आपके बोर्ड एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से ये क्वेश्चन आपका 5 मार्क्स में आता ही आता है। क्लियर? इसको स्टार्ट करने से पहले आज हम कुछ बेसिक टर्म्स पढ़ेंगे। आज का लेक्चर बहुत इंपॉर्टेंट है, न्यू टर्म्स हैं आपके लिए बहुत, और उन न्यू टर्म्स को समझना आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। क्लियर बेटा? तो इन न्यू टर्म्स को समझने से पहले हम एक टर्म पढ़ेंगे, एरिया वेक्टर। क्या पढ़ेंगे? नेक्स्ट टॉपिक है हमारा बेटा एरिया वेक्टर। सबने सुना हुआ है एरिया, पर एरिया वेक्टर ये क्या होता है? तो फर्स्ट टाइम सुने तुम लोगों ने एरिया वेक्टर। वेक्टर का मीनिंग सबको पता है, जिसकी क्या हो डायरेक्शन। अब एरिया तो तुमने बहुत बार निकाला है चीज़ों का, रेक्टेंगल का निकाला, ट्रायंगल का निकाला है, स्क्वायर का निकाला है, सर्कल का निकाला है, पर कभी डायरेक्शन की तो बात ही नहीं करी। ये क्या आ गया? एरिया वेक्टर। क्लियर? इसको समझते हैं। क्लियर बेटा? तो इसको समझने से पहले मैं एक टर्म डिफाइन कर देती हूँ थोड़ी सी यहाँ, इलेक्ट्रिक फ्लक्स। फ्लक्स क्या होता है? फ्लक्स क्या होता है इसको एग्जाम्पल से समझते हैं। जैसे मान लो ये आपका एक रूम है, इस रूम में आपकी ये विंडो है, विंडो की 2 खिड़कियाँ हुई, फर्स्ट और सेकंड। क्लियर? अब सन की हमारी रेस आ रही है, सन है, सन की रोशनी आ रही है। क्लियर? अगर आप एक विंडो ओपन करोगे, आपने क्या ओपन करी? एक विंडो, और ये विंडो आपकी अभी सेकंड क्या है? क्लोज। एक विंडो आप जब ओपन करोगे तो क्या होगा? इसमें से सन की रोशनी आएगी नहीं आएगी? अब देखा जाए उस सन से तो बहुत ज़्यादा रोशनी आ रही है। ठीक है? अब इस विंडो जो आपने ओपन करी है, विंडो का जो पार्ट आपने ओपन किया है, उसके अकॉर्डिंग इनमें से क्या जाएगी? सन की रेस जाएंगी, रोशनी आएगी। क्लियर? अब मैंने क्या किया, मुझे लगा कि मेरी एक विंडो ओपन करने से मेरे रूम में जो मुझे सनलाइट चाहिए थी वो कम आ रही है। अब मैंने क्या कर दिया? सेकंड विंडो भी ओपन कर दी। आपकी जो ये सेकंड विंडो है उसको भी मैंने क्या कर दिया? ओपन कर दिया। तो अब इसमें से और सन की क्या आ रही है? रेस आ रही है, रोशनी क्या आ रही है? ज़्यादा आ रही है। ठीक है? तो जो इस सन की जो रेस है, इस जो सन एरिया से पास हो रही है ना, उसी को मैंने क्या बोला? सन फ्लक्स। फ्लक्स का मीनिंग आप समझ रहे हो क्या कहना चाहती हूँ मैं, कि कितनी नंबर ऑफ रेस इस एरिया में से पास हो रही है, उसे क्या बोलेंगे हम? फ्लक्स। अगर एयर की बात करें तो यहाँ पे एयर फ्लक्स आ जाएगा। उसी तरीके से इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या है बेटा? उसी तरीके से इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या होता है? इलेक्ट्रिक फ्लक्स देखो, ये हमारे पास फील्ड लाइंस है। आपको फील्ड लाइंस की मैं डायरेक्शन बताई थी, कहाँ से कहाँ होती है? प्लस से माइनस। ये क्या है? इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। क्लियर? अब यहाँ पे कोई, जैसे मान लो ये है एक, ये सरफेस है हमारा। ठीक है? अगर मैं इसको ऐसे रखूँ तो क्या इसमें से फील्ड लाइंस पास होगी? नो। अगर मैं इसको ऐसे रखूँ तभी इसमें से क्या पास होंगी? फील्ड लाइंस। ठीक है? तो इस सरफेस से कितनी नंबर ऑफ फील्ड लाइंस पास हो रही है उसे क्या बोलेंगे हम? इलेक्ट्रिक फ्लक्स। ये सरफेस है, यहाँ से ये क्या आ रही है? फील्ड लाइंस। इस सरफेस में से कितनी नंबर ऑफ फील्ड लाइंस पास हो रही है उसे क्या बोलेंगे हम? इलेक्ट्रिक फ्लक्स। क्लियर? अब देखो, अगर मैं इसको
ऐसे रखूँगी तभी इसमें से फील्ड लाइंस पास हो रही है, ऐसे रखेंगे तो इसमें से फील्ड लाइंस पास नहीं हो रही। क्लियर है? तो ये जो फील्ड लाइंस है कब पास हो रही है? जब ये इस सरफेस के, इस प्लेन सरफेस के क्या है, परपेंडिकुलर से। इसे क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रिक फ्लक्स। क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रिक फ्लक्स। इलेक्ट्रिक फ्लक्स की डेफिनेशन क्या होगी? नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस passing perpendicular to the plane surface। क्लियर? इस सरफेस में से कितनी नंबर ऑफ लाइंस पास हो रही है उसे क्या बोलेंगे हम? इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। अब सोचो एक बात और, यहीं से समझने की कोशिश करते हैं कि हमें एरिया वेक्टर की नीड क्यों पड़ी। मतलब हम एरिया को आजकल वेक्टर क्वांटिटी बोल रहे हैं, क्यों? जबकि आज तक तुमने एरिया को स्केलर क्वांटिटी पढ़ा है। ये सुनो, क्यों बोलने की नीड पड़ी एरिया को वेक्टर क्वांटिटी? क्या रीज़न होता है एरिया को वेक्टर कंसीडर करने का? क्या रीज़न है एरिया स्केलर क्वांटिटी नहीं है, एरिया आपकी कैसे क्वांटिटी है? वेक्टर। अब देखो ये ऐसे है, अगर मैं इस सरफेस की क्या चेंज कर दूँ? ओरिएंटेशन। ओरिएंटेशन मीन्स डायरेक्शन। पहले कैसे रखा था? ये ऐसे। अब इसमें से कितने फील्ड लाइंस पास हो रही है? 1 2 3 4। अब मैं इसकी डायरेक्शन मान लो चेंज कर दी ऐसे, तो उसमें से कितनी फील्ड लाइंस पास हो रही है? 3। इसकी डायरेक्शन मैंने ऐसे कर दी, कितनी पास हो रही है? 2। ऐसे कर दी तो अब 1 भी पास नहीं हो रही। समझ रहे हो बात को? तो कहने का मीनिंग क्या है? जो ये सरफेस लिया है मैंने, इसकी ओरिएंटेशन पे, इसकी डायरेक्शन पे डिपेंड कर रहा है इसमें से कितनी फील्ड लाइंस पास होगी। क्लियर? ठीक है? इसी चीज़ को समझते हुए हमने कंसेप्ट डिफाइन किया एरिया वेक्टर। क्या डिफाइन किया? एरिया वेक्टर। क्लियर? इसी को समझते हम एरिया वेक्टर क्या होता है। देखो बच्चों, आप लोगों ने रेक्टेंगल का एरिया निकाला, क्या नाम है, ट्रायंगल का निकाला, स्क्वायर का निकाला, सर्कल का निकाला। अब हम इसमें उसकी एरिया की मैग्नीट्यूड के साथ साथ वी विल टॉक अबाउट द डायरेक्शन। ओके, कैसे? अब मैं आपको एग्जाम्पल से बता देती हूँ। चलो, ये हमारे पास एक्सिस है, जेड एक्स वाई। ठीक है? ये मान लो कि आपके पास स्क्वायर है। ठीक है? मान लो x में कितने सेंटीमीटर है? ये 5 सेंटीमीटर इसकी लेंथ, इसकी चौड़ाई है हमारे पास y में भी कितनी? 5 सेंटीमीटर। 5 सेंटीमीटर यहाँ पे, ये 5 सेंटीमीटर यहाँ पे, x में भी और y में। क्लियर? तो अगर मैं एरिया निकालूँ तो क्या आएगा? आपको पता है 25 सेंटीमीटर का स्क्वायर। सबको आता है इतना, ये तो आपने सीख रखा, आपको निकालना आता है। अब वेक्टर क्या है? मतलब एरिया की भी कोई ना कोई डायरेक्शन है। कैसे निकालते हैं वो देखो। इसकी डायरेक्शन निकालने के लिए आपको ऐसे समझो, आपने +1 में पढ़ा, 2 अगर स्केलर क्वांटिटीज है तो उनका रिजल्ट क्या आएगा? स्केलर। अगर स्केलर और वेक्टर है तो आपने पढ़ा था रिजल्ट क्या आएगा? स्केलर। और 2 क्वांटिटीज वेक्टर हो, स्केलर और अगर 2, आप नहीं समझ लो, चलो 2 क्वांटिटी वेक्टर वेक्टर्स है। कैसी कैसी है? वेक्टर और वेक्टर, तो उसका रिजल्ट क्या आ सकता है? स्केलर भी आ सकता है। क्या आ सकता है? स्केलर। 2 क्वांटिटीज वेक्टर वेक्टर है तो उसका रिजल्ट क्या आ सकता है? वेक्टर भी आ सकता है। आपने ये पढ़ा था, स्केलर क्वांटिटीज और वेक्टर क्वांटिटीज।
क्लियर। वेक्टर क्वांटिटीज में क्या होती है, डायरेक्शन, क्या होती है, डायरेक्शन। हम बात करते हैं एरिया को वेक्टर डिफाइन करने की क्यों नीड पड़ी। एक तो एग्जांपल मैंने आपको समझा दिया, जैसे जैसे उस सरफेस की मैं क्या चेंज कर रही हूँ, ओरिएंटेशन, वैसे वैसे उसमें से जो फील्ड लाइंस पास हो रही है वो क्या हो रही है, हमारे पास चेंज होती जा रही है, ठीक है। तो जो सरफेस है उसकी ओरिएंटेशन पे डिपेंड कर रहा है, क्लियर है। अब देखो, अब इसको कैसे समझे, मैं समझाना चाहती हूँ। ये स्केलर प्रोडक्ट होता है, एक वेक्टर प्रोडक्ट होता है, इसको डॉट और इसको क्या बोलते हैं, क्रॉस, ठीक है। एरिया को आप स्केलर नहीं मानना, आपने एरिया को क्या मानना है, एक वेक्टर मानना है। क्यों मानना है, ये देखो, अगर मैं इसकी डायरेक्शन मेंशन करना चाहूँ तो x में हम क्या लेते हैं, i, y में क्या लेते हैं हम, j। अब मैं इसका एरिया निकालूँ तो एरिया क्या होगा, xi मल्टीप्लाई में yj, क्या होगा, xi मल्टीप्लाई में yj। x कह सकते हैं हम 5 डॉट लगा लो, ज़्यादा कन्वीनियंट रहेगा, ठीक है, क्योंकि हम डॉट प्रोडक्ट के टर्म में पढ़ रहे हैं। एक बार 5j, i डॉट j, 5 × 5 25, i डॉट j कितना होता है, 0। तो अगर हम इसको एरिया को एक स्केलर क्वांटिटी समझे तो हमारे पास एरिया कितना आ रहा है, 0। क्या एक्चुअल में इसका मैग्नीट्यूड 0 है, नो, इसका मैग्नीट्यूड है 25, क्लियर। तो डॉट से ये चीज़ सॉल्व नहीं हो रही, तो एरिया एक स्केलर क्वांटिटी नहीं है, एरिया एक स्केलर क्वांटिटी नहीं है। सॉरी फॉर इंटरप्ट, हम दोबारा से स्टार्ट करते हैं। इस चीज़ को न्यू है, स्लोली आराम से समझते हैं, ठीक है बेटा। मैंने क्या कहा, ये हमारे पास x 5 सेंटीमीटर, y 5 सेंटीमीटर, साथ में इसकी डायरेक्शन मेंशन करी, i o j। अब मैंने एरिया निकाला, अगर ये स्केलर क्वांटिटी है तो ये किसको फॉलो करेगा, डॉट प्रोडक्ट को, क्लियर। तो मेरे पास क्या आया, 25 i डॉट j, और डॉट प्रोडक्ट में हमने पढ़ा था i डॉट j क्या होता है, 0। तो i डॉट 0 हो गया, j 0, तो एरिया आपका क्या आ गया, 0। क्या यहाँ पे एरिया 0 है, नो। तो इस एरिया पे ये स्केलर वाला जो प्रोडक्ट है वो एप्लीकेबल नहीं हो रहा। तो यहाँ से क्लियर हो गया कि एरिया स्केलर क्वांटिटी नहीं है। एरिया कैसे क्वांटिटी है, वेक्टर। अब इसको करते हैं, वेक्टर के लिए हमें क्या लेना पड़ता है, क्रॉस प्रोडक्ट। क्या लेना पड़ता है, क्रॉस प्रोडक्ट। क्रॉस प्रोडक्ट मीन्स 5i क्रॉस में 5j, 5 क्या हो जाएगा, 25, i क्रॉस j क्या होता है, k, तो क्या आ जाएगा, k। तो एरिया की देखो डायरेक्शन आई और क्या आई, k, क्या आई बेटा, k मीनिंग क्या है कि जो एरिया वेक्टर की डायरेक्शन है, जो ये xy प्लेन है, इसके क्या है, परपेंडिकुलर। तो एक बात समझ आ गई, एरिया वेक्टर क्या होगा, अगर मान लो xy प्लेन है तो वेक्टर, एरिया वेक्टर की डायरेक्शन क्या होगी, j, y xy है तो क्या होगी, k, y और z है तो i और k हो गया, तो यहाँ पे क्या आएगी, i, z और x है तो यहाँ पे इसकी डायरेक्शन क्या होगी, j। आप बात समझ लो। इससे क्या क्लियर हो रहा है कि एरिया एक वेक्टर क्वांटिटी है। क्यों, ये क्रॉस प्रोडक्ट को फॉलो कर रहा है, और क्रॉस प्रोडक्ट को अगर फॉलो कर रहा है ये, तो इसकी डायरेक्शन क्या है, देखो k का मीनिंग क्या है, ये जो लेंथ और ब्रेथ लाई करी थी, कौन से प्लेन में लाई करी थी, xy, तो इसकी एरिया की डायरेक्शन क्या है, z।
और जेड जो हमारी एक्सिस है वो इस प्लेन के बेटा क्या है, परपेंडिकुलर है। अगर ये इसकी परपेंडिकुलर है तो हम क्या कह सकते हैं, इस एरिया वेक्टर की जो डायरेक्शन है वो एक्स वाई प्लेन के क्या है, परपेंडिकुलर है। तो यहाँ से हमें क्या क्लियर हुआ, जो एरिया है एक वेक्टर क्वांटिटी है, और आगे जो हम गॉस लॉ पढ़ेंगे, फ्लक्स पढ़ेंगे, उसमें यही कंसीडर करके चलेंगे, एरिया एक वेक्टर क्वांटिटी है और इसकी डायरेक्शन हमेशा कौन सी लेनी है, परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ सरफेस। जैसे एक्स वाई सरफेस प्लेन है यहाँ पे, तो डायरेक्शन क्या होगी, जेड में। वाई जेड होता तो डायरेक्शन क्या होती, एक्स। और आपका मान लो जेड और एक्स होती तो क्या होती, डायरेक्शन वाई पे। और देखो अब जेड इनवर्ड भी हो सकता है और आउटवर्ड भी। हमने जो भी आगे गॉस लॉ पढ़ेंगे इसकी डायरेक्शन क्या लेनी है, आउटवर्ड। क्या लेनी है, आउटवर्ड। फर्स्ट पॉइंट, एरिया की डायरेक्शन क्या होगी, परपेंडिकुलर टू प्लेन सरफेस, और इस डायरेक्शन इज द डायरेक्टेड आउटवर्ड। क्लियर। तो ये क्या होता है, एरिया वेक्टर। क्या होता है, एरिया वेक्टर। आपको समझ आया कि एरिया वेक्टर को हमें क्या नीड पड़ी, वेक्टर कंसीडर करने की क्या नीड पड़ी, एरिया को स्केलर ना मान के क्या नीड पड़ी, एरिया को वेक्टर मानने की। इसे क्या बोलते हैं हम, एरिया वेक्टर। ठीक है। तो एरिया वेक्टर मीन्स क्या है, इसको हम हमेशा क्या लेंगे, जो भी सरफेस है उसके परपेंडिकुलर, और क्या लेंगे, उसकी डायरेक्शन हमेशा आउटवर्ड। इनवर्ड भी हो सकती है, 2D में हम इनवर्ड भी ले सकते हैं आउटवर्ड में, और 3D में हम जो भी कंसेप्ट आगे सिलेंडर का करेंगे गॉस लॉ से, सब में डायरेक्शन क्या लेंगे, इसकी आउटवर्ड। क्लियर अप टू हियर। ओके, अब हमारे पास है इलेक्ट्रिक फ्लक्स पे दोबारा आते हैं। क्या कहते हैं, इलेक्ट्रिक फ्लक्स पे। इसकी डेफिनेशन मैंने भी समझाई आपको। क्या, कितनी नंबर ऑफ फील्ड लाइंस गिवन सरफेस एरिया से पास हो रही है। क्लियर। मान लो ये आपका कोई गिवन सरफेस है, इसमें से ये फील्ड लाइंस काफी दूर दूर है, तो कितनी फील्ड लाइंस पास हो रही है, 2। और यहाँ पे मान लो फील्ड लाइंस आपकी कहाँ है, बहुत पास पास है। ठीक है। क्या है, बहुत क्राउडेड है। क्राउडेड मीन्स यहाँ पे आपका जो फील्ड है वो क्या है, काफ़ी स्ट्रॉन्ग है। और ये आपका क्या है, गिवन सरफेस। इस गिवन सरफेस में से फील्ड लाइंस क्या हो रही है, ज़्यादा पास हो रही है। और आपको मैंने क्या कहा है, ये ऐसे सरफेस है, इसमें से ये इसको ऐसे क्रॉस करती हुई क्या जा रही है, फील्ड लाइंस। क्लियर। जैसे मान लो ये सरफेस है, इस सरफेस में ऐसे क्रॉस करते हुए क्या जा रही है आपके पास, फील्ड लाइंस। क्लियर। ठीक है। तो आप क्या देख रहे हो, इस गिवन सरफेस एरिया में से कितनी फील्ड लाइंस पास हो रही है, परपेंडिकुलर। देखो लाइंस ऐसे भी पास हो सकती है और ऐसे भी। तो आप ये बताओ, अगर ऐसे वाली लाइंस होगी तो क्या जो इसके पैरेलल होगी सरफेस के, क्या होंगी, पैरेलल, क्या वो पास होंगी, नो। कौन सी लाइंस पास होगी, जो इस सरफेस के क्या होगी, परपेंडिकुलर। क्लियर। उन्हीं फील्ड लाइंस को हम क्या बोलेंगे, जो सरफेस के परपेंडिकुलर पास होगी, इलेक्ट्रिक फ्लक्स। क्या बोलेंगे, इलेक्ट्रिक फ्लक्स। क्लियर। तो आपका सरफेस ये यूं नहीं रखा हुआ बेटा, ऐसे रखा हुआ। आगे बात समझ। तो आप क्या देख रहे हो, और इस इलेक्ट्रिक फ्लक्स को किससे डिनोट करते हैं हम, फाई से नोट करते हैं, फाई से। फाई किसकी नोटेशन है, इलेक्ट्रिक फ्लक्स की। क्लियर। देखो जितना फ्लक्स ज़्यादा कब होगा, कितनी नंबर ऑफ लाइन ज़्यादा पास होगी, जितना फील्ड क्या होगा, स्ट्रॉन्ग, फील्ड क्या होगा, ज़्यादा। यहाँ पे फ्लक्स ज़्यादा है, यहाँ पे फ्लक्स क्या है, कम। तो हम एक बात कह सकते हैं, जो फ्लक्स है वो किस पे डिपेंड कर रहा है, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पे। किस पे डिपेंड कर रहा है, इलेक्ट्रिक फील्ड पे। स्ट्रॉन्ग है या वीक है, स्ट्रॉन्ग है तो ज़्यादा लाइंस पास हो रही है, वीक है तो कम लाइंस पास हो रही है। तो फ्लक्स की डेफिनेशन यही तो कह रही है कि कितनी फील्ड लाइंस परपेंडिकुलर टू प्लेन ऑफ सरफेस पास हो रही है। कम हो रही है तो फ्लक्स कम है,
ज़्यादा हो रही है तो ज़्यादा है, तो यहाँ पे आपका फ्लक्स क्या है, कम, और यहाँ पे क्या है, मोर, ज़्यादा। क्लियर। अभी इसी चीज़ को एक और देखो, अब ये इतना सरफेस एरिया में से पास हो रही है, अगर मैं सरफेस एरिया इतना कर दूँ तो फील्ड लाइंस क्या हो रही है, कम पास हो रही है। ये सो नो, पहले पास हो रही थी 1 2 3 4 5 6 7 और अब पास हो रही है ओनली 1 2 3। कितनी पास हो रही है, 3। तो अगर एरिया कम है तो कम पास हो रही है, एरिया ज़्यादा था तो क्या हो रही थी, ज़्यादा पास हो रही थी। तो हम दूसरा पॉइंट ये भी कह सकते हैं, जो फ्लक्स है वो किस पे डिपेंड कर रहा है, एरिया पे। ए भी नोटेशन मिल सकती है और आपको बुक्स में एस भी मिल सकती है। तो फाई आपका किस पे डिपेंड कर रहा है, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पे और सरफेस एरिया पे। इन दोनों को कंबाइन करके हम कह सकते हैं फाई डिपेंड अपॉन ई डॉट एस। क्लियर। फाई डिपेंड्स अपॉन ई एस या ई डॉट एस, और इक्वल में क्या आ जाएगा, फाई इज इक्वल टू ई डॉट एस। क्लियर। अब क्वेश्चन राइज होता है, मैंने यहाँ पे डॉट लगाया, डॉट का मीनिंग क्या होता है, स्केलर प्रोडक्ट और डॉट प्रोडक्ट। अगर मैं इसको मॉडिफाई करके लिखूँ तो क्या आएगा, ई एस कोस थीटा। क्या आएगा, ई एस कोस थीटा। बहुत समझने वाली बात है ये, और धीरे धीरे ही समझ आएगी आपको। फाई इज इक्वल टू ई एस कोस थीटा। अब देखो थीटा लिखा मैंने, ये थीटा क्या होता है, एंगल होता है किसके बीच में, एंगल बिटवीन ई एंड एस। अब देखो ई क्या हो गया, इलेक्ट्रिक फील्ड, एस क्या हो गया, एरिया वेक्टर। अब ये एरिया वेक्टर क्या होता है और उसकी डायरेक्शन क्या होती है, मैंने आपको अभी बताई क्या होती है। जैसे मान लो ये आपका बेटा एक सरफेस है, ठीक है, आपको मैंने क्या कहा था, ये आपका एक सरफेस है, ठीक है, आप समझ रहे हो, ये आपका क्या है, सरफेस। एरिया वेक्टर क्या होगा, इसके परपेंडिकुलर। क्या होगा एरिया वेक्टर बेटा, इसके परपेंडिकुलर। क्लियर। जैसे ये सरफेस है तो ये क्या होगा, इसका एरिया वेक्टर। क्या होगा ये बेटा, इसका एरिया वेक्टर। क्लियर है। ये सरफेस है तो ये क्या होगा, इसका आउटवर्ड डायरेक्शन में एरिया वेक्टर। तो अगर ये क्या आ जाएगा, इसका यहाँ पे एरिया वेक्टर इस सरफेस के परपेंडिकुलर। क्या है, सरफेस के परपेंडिकुलर। और मान लो आपकी ऐसे कोई इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पास हो रही है, मैं जनरल केस डिस्कस कर रही हूँ, फिर हम स्पेशल केस में। ये इलेक्ट्रिक फील्ड है, ये एरिया वेक्टर के साथ कुछ क्या बना रही है, एंगल। कितना एंगल बना रही है, थीटा। कितना एंगल बना रही है, थीटा। अब ई को हम इस दो कंपोनेंट में डिवाइड कर सकते हैं। इस अलोंग कितना आएगा, एरिया के वेक्टर के अलोंग ई कोस थीटा। इसके परपेंडिकुलर कितना आएगा, ई साइन थीटा। क्लियर। देखो क्या किया, मैं यहाँ पे ये समझा रहा हूँ आपको, हमने कोस थीटा लिया। क्यों लिया, क्यों डॉट प्रोडक्ट लिखी, देखो हमने एक ऐसा सरफेस लिया, इसके परपेंडिकुलर क्या होता है, एरिया वेक्टर की डायरेक्शन, और कहाँ होती है, बाहर की साइड। ये हो गया। अब क्या हुआ, हमने ई लेना है, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, वो मैंने ऐसे ली। ये वो जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस है वो इसके साथ कुछ एंगल बनाते हुए जा रही है। मान लीजिए ई है, इस एरिया वेक्टर के साथ क्या बना रही है, कुछ एंगल। समझ आ गया। ये सरफेस, इसके परपेंडिकुलर ये एरिया, ये फील्ड लाइन जा रही है जो इसके साथ क्या बना रही है, एंगल। इस ई को हमने दो कंपोनेंट में रिजॉल्व किया, एक कोस में और एक साइन में। अब देखो ये जो ऐसे सरफेस है, इसके अंदर से ई के दो कंपोनेंट हो गए, एक कोस, एक क्या हो गया, साइन। कौन सा कंपोनेंट पास हो रहा है बेटा, कोस वाला। साइन वाला तो कैसे जा रहा है, सरफेस के ऐसे, वो तो पास नहीं कर रहा। कौन सा कंपोनेंट पास कर रहा है, कोस वाला। इसीलिए हमने यहाँ पे कौन सा कंपोनेंट लिया, ई का कोस थीटा, ना कि साइन का। आगे बात समझ।
फाई इज इक्वल टू ई एस कोस थीटा या फाई इज इक्वल टू ई डॉट एस। और सेकेंड थिंग आपको क्या याद रखनी है, हाँ जी थोड़ी कैमरे इशू चल रहा है तो इस वजह से थोड़ा इंटरप्ट हो रहा है, सॉरी। तो हम क्या कह रहे थे, यहाँ पे कोस थीटा टर्म लिया, ये जो एंगल है किसके बीच में है, ई और एरिया वेक्टर के बीच में, किसके बीच में, ई और एरिया वेक्टर के बीच में। क्लियर। तो हमारे पास फॉर्मूला आ गया फाई इज इक्वल टू ई डॉट एस। क्लियर। ई एक वेक्टर का प्रोडक्ट क्या है, स्केलर। तो फाई आपकी कैसी क्वांटिटी है, स्केलर क्वांटिटी। बेटा कैसी क्वांटिटी है, फाई स्केलर क्वांटिटी। एक चीज़ याद रखो, फाई इज स्केलर। जो आज पढ़ाया जा रहा है, जो नेक्स्ट लेक्चर में गौसला से रिलेटेड पढ़ाया जाएगा, उसमें से कंफर्म 5 मार्क्स का क्वेश्चन आना ही आना है। क्लियर। तो ध्यान से इस लेक्चर को सुनो और न्यू टर्म्स आपके लिए थोड़ी दिक्कत भी आ सकती है, बट 1 2 3 बार जितनी बार है उसको समझो। कोई प्रॉब्लम आती है तो कमेंट बॉक्स में करो, फिर उसको अगेन रिपीट कर लिया जाएगा। ठीक है बेटा। फाई इज ए स्केलर क्वांटिटी। क्लियर। क्योंकि ये डॉट प्रोडक्ट लिखा है ना हमने, तो ये किसको फॉलो कर रहा है, स्केलर प्रोडक्ट को, इसलिए कैसे एक स्केलर क्वांटिटी। इसकी एसआई यूनिट क्या होगी, ई की क्या होती है, ई मैंने पढ़ाया था एफ बाई में क्यू, एफ की न्यूटन, चार्ज की कूलम, तो क्या हो जाएगी न्यूटन पर कूलम। एस क्या होता है, एरिया, एरिया की क्या होती है, मीटर का स्क्वायर। इसका डायमेंशन फॉर्मूला आप घर से निकालेंगे और कमेंट बॉक्स में करेंगे मेरे को। ई का निकलवाया हुआ है, एस का क्या होगा, एल स्क्वायर। फाइंड आउट करो डायमेंशन फॉर्मूला ऑफ द फ्लक्स। क्लियर। इतनी बातें याद होगी कि गिवन सरफेस में से कितनी नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पास हो रही है उसे बोलेंगे फ्लक्स। क्योंकि इसका ये वाला कंपोनेंट पास नहीं हो रहा, कौन सा कंपोनेंट पास हो रहा है, ये वाला, इसलिए हमने क्या लिया है यहाँ पे कोस थीटा। क्लियर। उसके बाद इतना हो गया। इसके 2 केस पढ़ते हैं। फर्स्ट केस लिया, थीटा अगर मान लो 90 है, ठीक है, और दूसरा हम केस ले लेते हैं जब थीटा हमारे पास क्या है, 0। ठीक है। अब थीटा 90 का मीनिंग क्या है, इसको डायग्राम दोबारा बनाएं। ये अपना डायग्राम हो गया, मैंने एक जनरल डायग्राम ले लिया जो ई के साथ कितना एंगल बना रहा, एरिया वेक्टर थीटा। इसको 2 कंपोनेंट में डिसॉल्व करेंगे, ये आएगा कोस थीटा, ये आएगा आपका साइन थीटा। थीटा 0 का मीनिंग क्या है, पहले थीटा 0 डिस्कस कर लेते हैं। ई कोस थीटा किसके अलोंग है, एरिया वेक्टर के। थीटा 0 मीन्स ई कोस थीटा अलोंग एरिया वेक्टर, या क्या कह सकते हो, सरफेस के परपेंडिकुलर है। ठीक है ना। ई कोस थीटा परपेंडिकुलर टू प्लेन सरफेस। देखो 2 अलग अलग बातें हैं ये। ई कोस थीटा परपेंडिकुलर टू द सरफेस, और या यू कैन कर सकते हैं, यू कैन से जो डायरेक्शन एरिया वेक्टर की है वही डायरेक्शन किसकी है, ई कोस थीटा की। तो ई कोस थीटा अलोंग एरिया वेक्टर, तो ई डॉट एस किसके इक्वल होता है, फाई के इक्वल होता है। या कह सकते हो ई एस कोस थीटा, ई एस कोस 0, कोस 0 1, तो फ्लक्स विल बी मैक्सिमम,
phi इज इक्वल टू ई एस, कितना आ गया, ये मैक्सिमम फ्लक्स पास होगा इस केस में। अगर ये एरिया वेक्टर के अलोंग है इलेक्ट्रिक फील्ड का कंपोनेंट, अगर ये इसके परपेंडिकुलर है तो ये है, ऐसे है ना, ये ऐसे और फील्ड भी लाइंस ऐसे, तो क्या ये इसको क्रॉस करेंगे? नो, ये इसको क्या इसको क्रॉस करती हुई जा रही है, क्रॉस तो ऐसे करेंगी। तो एंगल थीटा 90 हो, कोस 90 कितना होता है 0, तो फ्लक्स आपका कितना आएगा 0, फ्लक्स कितना आएगा 0। मैक्सिमम कब आएगा 90 पे, 90 मैक्सिमम कब आएगा 0 पे, और 0 फ्लक्स कब आएगा 90 पे। तो ये क्या था हमारे पास फ्लक्स के बारे में। फर्स्ट थिंग मैंने क्या बताई आपको, फ्लक्स क्या होता है, कितनी नंबर ऑफ लाइंस गिवन सरफेस के परपेंडिकुलर पास हो, जैसे क्या बोलेंगे फ्लक्स। हमने देखा कि सरफेस को ओरिएंटेशन या डायरेक्शन चेंज करने से जो फील्ड लाइंस पास हो रही है वो डिफरेंट हो रही है, तो इसलिए हमने एरिया को एक स्केलर ना कंसीडर करके क्या कंसीडर किया, वेक्टर। और इसकी डायरेक्शन क्या होती है, परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ सरफेस, और 3D में हम क्या लेंगे हमेशा आउटवर्ड, ये बात याद रखनी है। फिर हमने पढ़ा फ्लक्स एक स्केलर क्वांटिटी होती है, और क्या होता है इसका डायमेंशन फॉर्मूला, इसकी क्या होती है यूनिट। ये कंसेप्ट आपको गॉस लॉ पढ़ने से पहले आना चाहिए। अगर ये आ गया तो गॉस लॉ सिर्फ 10 मिनट का काम है। गॉस लॉ क्या होता है नेक्स्ट हम ये पढ़ेंगे, इसकी स्टेटमेंट, इसका प्रूफ, उससे कूलम्स लॉ भी डिराइव कर सकते हैं, और 3 एप्लीकेशंस है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट एप्लीकेशन, वो हम पढ़ेंगे। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, तो उससे पहले आपको ये कंसेप्ट बहुत अच्छे से आना चाहिए। क्लियर? तो आज हम इतना ही पढ़ेंगे, नेक्स्ट टॉपिक लेके फिर मिलेंगे। ओके, सो हैव ए नाइस डे, और घर पे रहिए, सुरक्षित रहिए और पढ़ते रहिए। ठीक है बेटा?